मैम को आमंत्रित करूंगी। उससे पूर्व चूंकि मेरा काम भी पारिस्थितिकी पे है और मैम भी इस पे बोलने जा रही हैं और कल से हम 2 दिनों से विमर्श पे बातें सुन रहे हैं। तो कल प्रोफेसर रामेश्वर राय सर ने कहा था कि आधुनिक समय का सबसे बड़ा संकट ईश्वर की मृत्यु है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना बाबरी विध्वंस होता, ना अयोध्या में राम मंदिर बनता और ना प्रयागराज में 65 करोड़ लोग स्नान कर रहे होते। इस दौर की सच्चाई मनुष्य का मानव और मानवेतर प्राणियों पर फैलाव है। हम एंथ्रोपोसीन के युग में जी रहे हैं। कितने दिन और जिएंगे ये हमारी चीजें तय कर रही हैं और इसके विषय में विस्तृत जानकारी मैम साझा करेंगी। मैं मैम को स्वप्निल श्रीवास्तव की पंक्तियां समर्पित करते हुए मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि इस शताब्दी में चीजों के बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इस शताब्दी में चीजों के बचाए जाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। ताज्जुब यह है कि बचाव की इतनी कोशिशों के बावजूद न आदमी बच रहा है न जंगल। परिंदों की तो बात बहुत दूर है। सबसे ज्यादा खतरे में तो आदमी के विचार हैं। यदि वे नहीं बचे तो कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय पठान जी, सलीम जी, सभागार में उपस्थित विद्वानों विदुषियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमन। यहाँ प्रियंका ने भी सूचित किया है कि आजकल दुनिया भर की सबसे बड़ी समस्याओं में एक नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ही पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण का संकट है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जर्मन फिलोसोफर है गेथे, उन्होंने कहा था कि we are our own demons, we expel ourselves from our paradise। हम तो हमारे ही शत्रु हैं। जो हमारे लिए प्रदत्त जो पैराडाइज है, स्वर्ग है, इससे हम खुद निष्कासित हो गए। और पैराडाइज लॉस्ट आपने तो सुना है, मिल्टन ने जो लिखा, पैराडाइज कब नष्ट हुआ। बाइबल में ये कहानी तो है, जो पैराडाइज ईश्वर ने तो दिया था, उस पैराडाइज को कैसे उन दोनों ने या बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। पैराडाइज लॉस्ट के बाद मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड लिखा, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था पैराडाइज रीगेन्ड। मैंने इसलिए बताया था कि रीगेन करना मुश्किल है। नष्ट किए बिना हमें तो उससे बचाना चाहिए। हमें जो पैराडाइज मिला है, हमें जो स्वर्ग मिला है, या हमारा जो पर्यावरण, हमारी चारों ओर के जो प्रकृति, उस प्रकृति को सुरक्षित रखना यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारे लिए ही नहीं है, आगामी पीढ़ी के लिए भी यह जरूरी है। क्यों हम इस पर इतने चिंतित होने लगे थे? कैसे बर्बाद होने लगा हमारा पर्यावरण? हमारी प्रकृति को किसने आघात पहुंचाया? या इस पर हमें तो विचार करने की जरूरत है। भारत की जो संस्कृति है वो तो अरण्य संस्कृति है। हमारे विचार, हमारे ज्ञान या हमारी जो कुछ है, ये सब तो क्या है?
प्रकृति की गोद में जाकर चिंतन मनन करके तपस्या करके हमने तो निर्मित किया है, अपनाया है। ये वैविध्यपूर्ण संस्कृति है। अरण्य कहने पर इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। या सबसे छोटे कीड़े तक, पत्थर और या इस संसार में जो कुछ चेतन एवं अचेतन है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, जीव, सब कुछ तो एक अरण्य में है, वन में है। इसलिए वैविध्य का जो संस्कार है, हमारा संस्कार सर्वाश्लेषी और सर्व संग्राहक एक संस्कृति है, हमारी संस्कृति। लेकिन टैगोर ने अपनी एक रचना है तपोवन, उस तपोवन में भारतीय संस्कृति की इस महत्व की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, या पाश्चात्य जो संस्कृति है वो संस्कृति पत्थर एवं ईंट से निर्मित संस्कृति है। यह दोनों में जो अंतर है, हमारी यहाँ के चेतन एवं जड़ अचेतन सबसे निर्मित एक भारतीय संस्कृति में सबका अपना अपना स्थान है, सबकी अपनी अपनी अस्मिता है। हम तो अस्मिता विमर्श पर बात कर रहे थे ना, बात कर रहे हैं सचमुच। इसलिए प्रत्येक की अस्मिता को मानने की एक संस्कृति है हमारी। उस संस्कृति में हमारी जो काल बोध है, आपको मालूम है ये काल बोध चाक्रिक है। चाक्रिक काल बोध की विशेषता क्या है? चाक्रिक काल बोध में यहां से हम शुरू करते हैं, वहां तो सबको समेटकर वहां इस प्रकार चक्राकार में हम हमेशा यात्रा करते रहते हैं, सबको मिलाते हैं, हमारी परंपरा को मिलाते हैं, हमारे बुजुर्गों को मानते हैं, भविष्य को मानते हैं, किसी को हम छोड़ते नहीं हैं। लेकिन पाश्चात्य जो समय बोध है वो एक सीधी रेखा है, जो हो चुका है हो चुका, हम भविष्य की ओर दृष्टि करते हुए उस ओर जा रहे हैं। भविष्य है हमारा लक्ष्य, या हमें तो कुछ कमाना है, हमारे भविष्य को सुंदर बनाना है। उसके लिए हमें तो जो कुछ करना है वो हम तो क्या है, संवेदना का अभाव या सबको मिलाने की जो भाव है उधर नहीं है। इधर इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति, इसका उल्लेख मात्र नहीं है, इसकी चर्चा अथर्ववेद में तो की गई है। अथर्ववेद में राष्ट्र के जो तत्व, राष्ट्र निर्मित करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, और उनमें सबसे मुख्य तत्व है ऋतम। ऋतम जो तत्व है, ऋतम का मतलब तो क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण की संरक्षण के लिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी पर्यावरण की सुरक्षा की अनिवार्यता है। वो कैसे? हमें तो क्या, चेतना संपन्न, जो व्यक्ति कितना चेतना संपन्न बन जाता है वो अपनी परिवेश के प्रति, अपनी पर्यावरण के प्रति सजग बनेगा। वहां द्वंद, प्रकृति और मनुष्य के बीच का द्वंद नष्ट हो जाता है। इसलिए विवेकी बनना या चेतना संपन्न बनना हमारे लिए तो अनिवार्य है। वो हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। और कब प्रकृति और मनुष्य के बीच का ये द्वंद्व शुरू हुआ था? पहले हमारी एक साथ मिलकर हमारी संस्कृति, मनुष्य की संस्कृति प्रकृति से ही निर्मित है। इसलिए मैंने पहले ही ये ईश्वर संकेत किया था। कब ये तो द्वंद्व शुरू हुआ था, द्वंद्व
औद्योगिकरण के साथ तो शुरू हुआ था। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मनुष्य साइंस के सहारे से नए नए आविष्कारों की ओर तो उत्सुक होने लगे, और इसके साथ तो या विकास की योजना, कई प्रकार के विकास, मतलब हमें तो आगे की ओर बढ़ना है, हमें तो अर्थ को कमाना है, हमारे जीवन को विकसित करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुख्य लक्ष्य तो पैसा कमाना, व्यापार को बढ़ाना। तब हमारा लालच या उपभोग की दृष्टि बढ़ गई है। प्रकृति और मनुष्य के बीच का वो संबंध, रिश्ता उपभोग और उपभोक्ता का तो बन गया है। जहां उपभोग संबंध उपभोग और उपभोक्ता का बनता है, वहां तो द्वंद्व शुरू होता है। हमारी संस्कृति का जो ताल लय है, जो श्रुति है, उस ताल लय के साथ जीने वाले हम लोग कितनी शांति के साथ, सुख समृद्धि के साथ जी रहे थे। उस समय हमारी लालच, हमें ये उपभोग का मन, जहां या एक व्यक्ति को हम तो एक व्यक्ति का मूल्य क्या है, चीजों का मूल्य क्या है, इसी मूल्य के आधार पर हमारे संबंधों को बनाने की कोशिश आज हम करते आ रहे हैं। आप मेरे लिए कितना उपयोगी है, मैं यही सोचती हूं। तो वहां तो कैसे हमारा तो सही मूल्यांकन, संभव मूल्य रिश्ता हो जाएगा। आज तो यही है मुख्य मुद्दा, तो यही है। आप तो मेरे लिए उपयोगी है, तो आपके साथ में हूं। इसलिए इस संसार में, इस प्रकृति में, पर्यावरण में जितनी जीव जंतु है, जड़ और चेतन है, इसकी उपयोगिता की ओर ध्यान में देखते हुए हम इसके मूल्यों का निर्धारण तो करने लगे थे। या एक कीड़े को ये इसकी जरूरत नहीं है, मनुष्य कई प्रकार के जो, या हमने देखा दलित स्त्री है, और तो क्या है, स्त्री प्रकार के जो उपेक्षित जो वर्ग है, वृद्ध है, और इन सभी की ओर हम इसी दृष्टि से देख रहे हैं, या इसका फायदा। तब हमारे इस औद्योगिकरण के साथ प्रकृति और हमारे बीच का रिश्ता तो टूटने लगा। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। वो 1922 में द वेस्टलैंड नामक कृति है, या टी.एस. इलियट के द्वारा लिखित रचना है वेस्टलैंड। उसका शताब्दी वर्ष हमने तो मनाया था, या भारत भर के लोगों ने भी मनाया था। 1922 में शताब्दी वर्ष था, 2022 में इसका लेखन हुआ है। 1922 में देखना है, या टी.एस. इलियट ने 1922 में द वेस्टलैंड लिखा है। लैंड, भूमि तो ऊसर हो गई, भूमि की बंजरता, बंजर भूमि, भूमि बंजर हो गई, भूमि की ऊसरता। इधर के पहले ही वहां औद्योगिकरण शुरू हुआ था। वेस्टलैंड में तो टेम्स नदी है, टेम्स नदी कहे पर वहां गंगा भी है। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए उन्होंने वेस्टलैंड को लिखा। वो महानदी है, सारी नदियां इसमें है, नदी तट का संस्कार इसमें है। और उस नदी तट के संस्कार में जितने नगर रूपायित हुए, लंदन नगर रूपायित हुआ है, वहां तो मनुष्य केवल यंत्र बनने लगे थे। मनुष्य यंत्र बनकर मनुष्य का तो उपयोग करते हुए मनुष्य की हड्डियां तो वहां तो दिखाई पड़ने लगी थी। इस प्रकार तेज जो नदी है,
उसकी जो दुरवस्था है, और उसी के बीच में भी जो जलने वाली जो जनता है, कारण इस उपभोग के माध्यम से तेज नदी, टार तथा अन्य कई प्रकार के तेलों से तो क्या ये इतना तो प्रदूषित हो गई है कि उसके दोनों तट पर से तो जलन, मतलब तो क्या है, वो जलने लगी थी, मनुष्य जलने लगा था, लेकिन उस जलन के बीच में जलने वाले मनुष्य में भी जो उम्मीद है, वो तो उसी बीच में तो एक बूंद की स्वच्छ पानी की इच्छा तो प्रकट कर रहा है। चिंगुरों के गाना और सूखे पत्तों का गिरना, उनके बीच में भी या जलाशय, नदी और ऐसी तो जहां जहां जलस्रोत है, उनकी उम्मीद या उस कृति में है। वो पीपल वृक्षों पर बैठकर तो सन्यासी कोयल तो पूजन करता है, उसके पूजन में भी एक ताल लय श्रुति है, वो शुद्ध पानी की श्रुति है। इसका मतलब ये है कि और वहां तो एक बड़ा सवाल वेस्टलैंड के भीतर से उस बंजर भूमि के अंदर से जो गूंजता है, वो ये है कि इतिहास को भूलना मत। इतिहास और पृथ्वी को क्या दिया गया, प्रत्येक रचना से हमें तो ये सवाल करना है, कारण काव्य नीति जैव नीति है। जैव नीति और काव्य नीति में कोई अंतर नहीं है। तब पृथ्वी के लिए इस रचना ने क्या दिया, इतिहास को ये इस रचना ने क्या दिया, ये सवाल तो वेस्टलैंड के भीतर से गूंजता है। ये सवाल उपनिषदीय सवाल है, ये सवाल उपनिषदीय सवाल है। कारण हमारे यहाँ जितनी भी काव्य तपस्या हुई थी, ये जितनी भी सम्मिलित तपस्या हुई थी, ये तो जैव नीति को सामने रखकर है, जैव नीति को सामने रखकर है। उस वेस्टलैंड हमें तो ये संदेश देने के लिए तो सक्षम है कि यहाँ तो किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अन्यों की हत्या करने वाले युद्ध की अनिवार्यता यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। हम तो जानते हैं आजकल सर्वत्र युद्ध है, संसार भर में युद्ध है। युद्ध का अर्थ क्या है, युद्ध किसके लिए है, या करने वाले क्या जानते हैं पता नहीं है। हम जो इसका जो भोग कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है किसके लिए युद्ध हो रहा है। यह कलुप्रिया में कलुप्रिया राधा एक सवाल तो कलु से वहां तो उठाती है कि हे कृष्ण, तुम तो कई पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं युद्ध संबंधी, अभी तक हमने ये सुना नहीं है, समझा नहीं है। इतने शब्दों का इस्तेमाल तुम करते हो, हम एक साथ हमारी परवरिश हुई है, हम तो पले बड़े हैं, उस समय ऐसे शब्द मैंने सुना नहीं है। कारण हमारी परवरिश प्रकृति के साथ मिलजुल कर हुई थी, प्रकृति ने हमारे संस्कार का निर्माण किया था। लेकिन आज नगर संस्कृति में जाकर कई शब्दों का युद्ध की अनिवार्यता पर आप तो बोलती हैं, तो क्या ये अर्जुन के दिमाग में भी आया है या नहीं, वो तो संशय तो हमारे सामने तो प्रस्तुत कर दी है। इसे ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। पुरुष की भाषा यहाँ नहीं होनी चाहिए, स्त्री भाषा की अनिवार्यता है। जो गाना यहाँ से गूंजता है, उसमें उसका जो ताल है, उसका जो लय है, वो मनुष्य का रोदन है, तो भी उसमें तो उम्मीद है, उम्मीद है। ये है
बंजरता का दर्शन, बंजर भूमि का दर्शन नहीं है, या काव्य नीति है, जैव नीति, इतिहास और हमारे प्रकृति को या पृथ्वी को तो क्या दिया है एक रचना ने। मैंने इसलिए तो वेस्टलैंड के माध्यम से तो कहा था, ऐसी कितनी रचनाएं हमारे इधर, इसके बाद या कई रचनाएं तो हुई थी, या इसके साथ साथ हम तो कह सकते हैं रंगभूमि जैसी रचना, रंगभूमि जैसा उपन्यास। प्रेमचंद ने 1922 में ये लिखा है, तो प्रेमचंद ने 2-3 साल बाद ही ये लिखा रंगभूमि, औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली कहानियां। तब ऐसी रचनाएं कैसे होती हैं? औद्योगिकरण की खतरनाक परिणति है पर्यावरण संकट। तब उस पर्यावरण संकट के माध्यम से हमारे बीच में तो कई प्रकार के विचलन संभव हो जाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य कई प्रकार के विचलन संभव हो जाते हैं, और आध्यात्मिक विचलन भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार की दुखद स्थिति और वन्य जो रोदन हो रहा है, उनसे मिलकर जो साहित्यकार जो लिखते हैं, जो सृजनात्मकता करते हैं, वही है ये उच्च साहित्य के ऐसे प्रकृति जन्य ये जैव नीति को प्रकट करने वाली रचनाओं का जन्म होता है। यहाँ तो मैंने इसलिए कहा था कि इस प्रकार के एक विमर्श के रूप में ये कब रूपायित हुआ है। सचमुच हमारी हिंदी में या अभी तक रूपायित हुआ है पता नहीं है। मैंने यहाँ सुना है नया बिल्कुल नया एक विमर्श है, पर्यावरण विमर्श, बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरी रचनाओं को लिखा 2011 में, पहला साहित्य का पारिस्थितिक दर्शन जब लिखा, उसके बाद 2013 में इको फेमिनिज्म लिखा, अगले वर्ष में मैंने इसकी भाषा पर लिखा। उस समय हमारे बीच में से कितने लोगों ने इसे देखा, लेकिन पाश्चात्य जगत में अन्य विमर्शों के समान 1990 के बाद इस विमर्श की भी रूपायित हुई है। इतनी सशक्त विमर्श का अनदेखा किया है हिंदी जगत ने। मुझे आज भी मालूम नहीं है, अब तो नया विषय बनकर आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे केरल में इतने सालों के पहले हमने इसकी चर्चा तो की है। हमारे ज्वलंत विषय के रूप में हम इस पर विचार विमर्श करते हैं। ये प्रकृति दर्शन हमारी सारे की सारी रचनाओं में सबसे ज्यादा तो आदिवासी रचनाओं में है, कारण ये तो प्रकृति से मिलजुल कर रहने वाले हैं। या हमारे निर्मला पुतुल ने अपनी एक कविता में कहा, जिन्होंने तो अपने हाथ से तो क्या है ये तो पौधा भी नहीं लगाया, उनके साथ मेरी शादी नहीं होनी है, कारण संवेदना रहित, स्नेह रहित लोग, स्वार्थ से अभिभूत लोगों के साथ हमारा रिश्ता आज इस प्रकार की स्वार्थ संकीर्ण मनोभाव, मेरा तो हो गया आपका तो दूसरा, इस प्रकार दूसरों को मानने के लिए ये विमर्श का लक्ष्य भी वही है। कारण मनुष्य का ये तो स्वभाव ये है कि दबाव की राजनीति, दबाव, अधिकार तथा राजनीति एक साथ चलते हैं, इसके साथ ज्ञान भी मिलकर दबाव करते आते हैं। उसी दबाव के शिकार बनने वाले दुर्बल लोग, उन दुर्बल लोगों के साथ है प्रकृति भी, प्रकृति और स्त्री साथ साथ मिलकर उनको आगे की ओर तो जाने की जरूरत है। हमें आगे इस प्रकार की एक संस्कृति की आवश्यकता है, इस प्रकार की। कारण जो इसकी जो मूल संकल्पनाएं हैं, पर्यावरण विमर्श की जो मूल संकल्पनाएं हैं, ये संकल्पनाएं मुख्यतः भौम सदाचार, साकल्यता एवं हरित आध्यात्मिकता है। क्या है भौम सदाचार? ये हम जो कुछ है इस संसार में, दुनिया में, इन सबको यहाँ तो जीने का अधिकार है।
वहां जड़ा और चेतन का कोई अंतर नहीं है। प्रसाद जी ने जो कहा है, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। चेतन और जड़ में कोई अंतर नहीं, सबको यहाँ रहने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार जो है, राजनीति, सत्ता और ज्ञान एक साथ मिलकर वे अधिकारी बनकर इसे सचेत जो लोग नहीं है, इनका तो दमन करते आ रहे हैं। जब स्त्री तथा प्रकृति सबसे ज्यादा दमन की शिकार तो बनते हैं, इसलिए सबको रहने का अधिकार और साकल्यता, सब में जो चैतन्य है, इसे हमें तो मानना ही चाहिए। चेतना, होलीनेस, जड़ा हुआ चेतन दोनों में भी है ये। और हरित आध्यात्मिकता, आप जो समझते हैं वही आध्यात्मिकता नहीं है। ग्रीन स्पिरिचुअलिटी, ग्रीन स्पिरिचुअलिटी किसी ईश्वर की आराधना नहीं है। या ग्रीन स्पिरिचुअलिटी यही है, यहाँ की सारी चीजों में जो चैतन्य है, इसे मानना, इसका सम्मान करना, इसका आदर करना, तब तो क्या है, हमारे बीच का जो द्वंद है वो तो नष्ट हो जाएगा। ये द्वंद है हम सबके बीच में। आपकी ईगो के कारण आप तो मुझे नहीं स्वीकार करने के लिए आप तो तैयार नहीं हो जाएंगे, मैं तो दूसरों को। और ये द्वंद वो तो सचमुच तो एक प्रकार से तो या धन केंद्र भी है, अर्थ केंद्र, अर्थ कोई नहारा नहीं जा सकता। हमारा लालच, सुख, ये सब तो इनकी परिभाषा तो करनी चाहिए। लालच के कारण या परिभाषा, पर्यावरण विमर्श में सबसे मुख्य एक शब्द है लालच। इसका प्रतिरोध करना, मतलब हरित भाषा जो है, इन शब्द सुख, और इस प्रकार अन्यों को मानना, अन्यों के प्रति आदर सम्मान करना, सबको मानना, कारण प्रत्येक जीव की उपस्थिति की अनिवार्यता है। इधर कीड़े को साफ करने के लिए या खाने के लिए तो या गौरैया की जरूरत है, चिड़िया की जरूरत है। चिड़िया खेत को बर्बाद करती है, एक करके चिड़िया को मारना सही नहीं है। इससे ज्यादा उपयोग तो कीड़ों को खाकर वो तो करती है। तब इनकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति, मनुष्यों की उपस्थिति, उससे जो समरसता उत्पन्न होती है, वो समरसता हमारे लिए आज अनिवार्य है। हमारे यहाँ द्वंद्वात्मक है, शांतिपूर्ण वातावरण नहीं है, युद्ध का माहौल है। कारण प्रत्येक के मूल्य, यहाँ मैंने जो गौरैया की बात तो उठाई है, उनका मूल्य हम तो आंकते नहीं है, समझते नहीं है। हमारे लिए वो कितना उपयोग करता है। एक पेड़ को हम काटते हैं, काट कर तो जब बाजार में पहुंचता है, बाजार में तो उसका मूल्य कहता है, मूल्य कितना है ये कहता है। जब वो लकड़ी मेष या ऐसी चीजें मिलती है तो और भी उसकी बढ़ती है। लेकिन वो पेड़ हमें जो छाया प्रदान कर दूसरे चिड़ियाओं को जो आवास व्यवस्था प्रदान करता है, इसका मूल्यांकन हमें तो करता है। ये तो या एक पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का नवबोध हमें प्रदान करता है। मैंने समय के अभाव में तो क्या है, मैं तो यही कहती कहानी में मैंने कहा, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे मनु पहले समझता नहीं था, वो द्वंद्वात्मक था। या इन माउंटेन यू फील फ्री, ये सीट ने कहा है तो उस माउंटेन में मनु ने ये आनंद अनुभव नहीं किया, लेकिन अंत में मनु ने यही समझ लिया कि ये सब मेरे अवयव ही है, ये सब मेरे ही है, मेरे अवयव ही है। तब मनु ने आनंद अनुभव किया है। तब स्त्री और पर्यावरण, ये स्त्री में ये क्षमता, एक सचेत नारी को ये समझने की शक्ति है, प्रत्येक को मानने की शक्ति है, प्रत्येक को मूल्य। यहाँ तो सुबह हमने तो देखा, या किन्नर शब्द के बदले में कई शब्द हमारे सामने आ गया, लेकिन मैं इसे ट्रांसलेटर ही कहूंगी। अन्य जो जितने शब्द हैं जरा भी हम तो ले सकते हैं, लेकिन अन्य लिंगी उभयलिंगी कहने पर बाइसेक्सुअल है,
लेकिन आपने ये सवाल तो किया, क्यों इन्हें भी मानना है, समलैंगिकता को भी हमें मानना चाहिए। ये विकृति नहीं है, ये प्रकृति में है। कामशास्त्र, कामशास्त्र ये पूरी दुनिया में केवल भारत में ही काम संबंधी एक शास्त्रीय ग्रंथ की रचना हुई थी। तब देखना है हमने तो काम को कितना महत्व दिया गया है कि क्यों हमने तो ये सेक्स और जेंडर को दो मानने के लिए हमें तो तैयार होना चाहिए। सेक्स दो ही है, वो बायोलॉजिकल है, स्त्री और पुरुष। जेंडर तो क्या है, बदलता है अपनी काम वासना के अनुसार। जेंडर बदलता है, वो स्त्री नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को भी हमें मानना चाहिए। क्या जितने की उपेक्षित कर या अधिकार को जिनको दबा कर रखते हैं, इनको समझने की विवेक सचेतनता एक स्त्री को है। इसलिए प्रकृति को बचाना, प्रकृति को बचाने के साथ तो पुरुषों को भी बचाना चाहिए, कारण उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया है, जिससे जो अवमूल्यन हुआ है, जिसमें जो संकट आ गया है, ये दिखाने की शक्ति स्त्री में होनी चाहिए। ये सचेतनता स्त्री में होनी चाहिए, सबको मानना। इसलिए तो इको फेमिनिज्म जैसा जो पारिस्थितिक मतलब विचार है, उसमें तो क्या है, स्त्री की जो शक्ति, स्त्री को तो क्या है, पुरुष के बदले में अपने को प्रतिष्ठित करना नहीं है। इको फेमिनिज्म का लक्ष्य मानवीयता को प्रतिष्ठित करना है। मानवीयता को प्रतिष्ठित करने की शक्ति स्त्री में है, यदि स्त्री विवेकी है तो। कल तो फेमिनिज्म के संबंध में तो बात तो हो रही थी, लेकिन मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी अस्मिता क्या है, मेरी ताकत क्या है, या मेरा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कारण स्त्री का सबसे बड़ा गुण है स्नेह करने का गुण, प्रेम करने का गुण। आज स्त्री तो इससे तो दूर दूर चली जाती है। इस गुण को बनाए रखना है। आपको तो क्या है, स्त्री ही बनना चाहिए, पुरुष नहीं बनना चाहिए। पुरुष की कमजोरी से, दुर्बलता से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए हमारे देश को, हमारी दुनिया को बचाने के लिए ऐसी स्त्री, सजग स्त्री की अनिवार्यता है। स्त्री या हिंदी साहित्य में प्रकृति और स्त्री मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करना है, कारण उनमें सब समाहित है, सारा संसार समाहित है उस प्रकृति में, उस पर्यावरण में। किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की विचारधारा पर केंद्र नहीं होनी चाहिए। ये आजकल किसी भी विचारधारा का बोलबाला नहीं है, इस पर केंद्र नहीं है। हमें तो क्या है, खुद सोचकर या भविष्य के अगली पीढ़ी के लिए हमें तो कुछ देना चाहिए, ये कुछ सुंदर धरती को देना चाहिए। पीछे की ओर जाना मुश्किल है, लेकिन सशक्त रचनाकारों की रचनाओं के माध्यम से स्मृतियां दिला पाएंगे। स्मृतियां जगाना, या आदिवासी लोगों के संबंध में कहते समय वे विस्थापित और अनेक समस्याएं हैं, इन सब की ओर इशारा करना मुश्किल है, लेकिन स्मृतियां दिला सकते हैं रचनाओं के माध्यम से। ऐसा है तो ये द्वंद्व उस समय नहीं था, उस द्वंद्व रहित शांतिपूर्ण कैसे संभव है। राधा का जो सवाल है, अब अनेक नई रचनाएं तो लिखी जा रही है, लेकिन जिक्र करने का समय नहीं है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत खुशी के साथ या आदर के साथ मैं इसे स्वीकार करती हूँ। या मेरी पहली रचना 2011 में तो प्रकाशित हुई है। आज तो क्या है, 14 साल तो बीत चुके हैं। अब तो क्या है, इस पर डिस्कशन करने को मैंने तो जान लिया है, आपके सिलेबस में ये सब है। आप तो इसी पर, कारण आज भारत भर के विश्वविद्यालयों में इस पर पीएचडी का कार्य हो रहा है। इस पर तो क्या है, चर्चाएं हो रही है। इसकी जानकारी मुझे मिल रही है, कारण सभी विश्वविद्यालयों से, अधिकांश विश्वविद्यालयों से मुझे फोन कॉल आता है, या हम तो ये करते हैं, ये
पहला जो रिसर्च हमारी विश्वविद्यालय में हुआ, इसके बाद शांति निकेतन में हुआ था। तब उस लड़की ने मुझसे तो क्या है मदद मांगी, तब मैंने जो इसका तो ये सिनॉप्सिस बना कर दिया था। तब वहां जो एक्सपर्ट्स आ गए, उन लोगों ने पूछा ये कौन सा विषय है, ये कौन सा विषय है, लेकिन उन्होंने पीएचडी तो पूरी कर दी, अब तो अध्यापिका बन चुकी है। तब इस विषय के बारे में क्यों हिंदी प्रदेश अब भी चुप है, उनके लेखन में है, लेकिन उसे एक तो दार्शनिक उसका जो पक्ष है, उसकी जो जरूरत है और कैसे इसका मूल्यांकन हम करेंगे, इसके बारे में बहुत कम ही विचार हमारे सामने आ जाते हैं। सबको मेरा नमन।